अब हम न्यूक्लियर रिचार्ज देखते हैं। बजट में डिसाइड करा गया कि अमेंड करेंगे हम लॉज को जो एटॉमिक एनर्जी को गवर्न करने हैं ना, जो कि ओवरड्यू था काफ़ी। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप द सेक्टर एंड एक्सप्लॉइट इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखते हैं। जो सीतारामन है उसने अनाउंस किया है कि डिसीजन ताकि हम अमेंड करेंगे दो जो एटॉमिक एक्ट्स हैं ना, जिसने पैरालाइज कर रखा है पूरा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर। कौन कौन से दो एक्ट है? वो है द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, वहीं तब जब चाइना के साथ वॉर हुई थी। दूसरा है CLNDA। तो CLNDA क्या है? सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का जो एक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? तो सबसे पहले इंडिया जो थी वो सेकंड एशियन नेशन थी टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन 1969 एट तारापुर में। सेकंड एशियन कंट्री थी जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही थी, जस्ट आफ्टर जापान, चाइना से बहुत पहले। ठीक है, तो हमारा अर्ली स्टार्ट हुआ था, बट लेटर ड्रैग के कारण न्यूक्लियर इम्पास आ गया। इम्पास मतलब जैसे इनोवेशन इम्पास है, मतलब किसी पोटेंशियल को हम उसमें उसका रियलाइज ना कर पाना, तो वो इम्पास होता है। Just after Japan and long before China. It also built up an जो न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1950s एंड 60s में ही, विद सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम इट्स वेस्टर्न पार्टनर। तो इंडिया की जो थी ना, उसने होप करा था कि वो 10 गीगावाट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2000 तक बना लेगा। ठीक है, लेकिन 2025 तक भी जो इंडिया रियलाइज कर चुका है वो 8.2 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर ही वो रियलाइज कर पाया है। चाइना ने इंस्टॉल करी है न्यूक्लियर कैपेसिटी 58 गीगावाट्स की। हमने तो देखो 10 गीगावाट्स ही बोला था, चाइना ने लगभग 60 गीगावाट्स की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो अचीव कर ली, उसकी आधी लगभग। साउथ कोरिया ने 30 गीगावाट अचीव कर ली। ठीक है, तो चाइना और साउथ कोरिया मेजर एक्सपोर्ट हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। तो चाइना एंड साउथ कोरिया ऐसे वो ध्रुव तारा है न्यूक्लियर एनर्जी के लेके ना। तो UAE ने भी, जिसने केवल एक डिकेड पहले ही अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च करा है, उसने भी लगभग इंडिया का आधा, मतलब इंडिया ने 8.2 गीगावाट्स जनरेट करी, वो 5.2 गीगावाट्स न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर चुका है। ठीक है, साउथ कोरिया के रिएक्टर्स की मदद से। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अब टारगेट सेट किया है कि हम 100 गीगावाट्स बाय 2047 का टारगेट करा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट री राइटिंग जो दो एनर्जी एटॉमिक एनर्जी के एक्ट है ना, CLNDA और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और 2010 के। तो अर्ली पॉलिसीज जो लेट 1940s और 1950s में लॉन्च हुई थी ना, उसने लेड फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मेजर पॉलिटिकल बंगल्स क्रिएटेड न्यूक्लियर इम्पास। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, जो प्राइवेट फंडिंग फ्रॉम द टाटास थी ना, जो होमी भाभा की रिक्वेस्ट पे दी गई थी, उसने एक स्टेज सेट कर दी थी न्यूक्लियर रिसर्च की अर्ली 1940s में, इवन बिफोर द एटॉमिक एज डॉन्ड फॉर्मली विद बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, उससे पहले ही हो गई थी। तो जो पॉलिसी थी ना ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल कैपेसिटीज थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन, इससे इंडिया को एक हेड स्टार्ट मिला इन एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट 1950s के दौरान। बट बड़ा ही टर्न आता है 1970s में। क्यों? चेंज इन द ग्लोबल ऑर्डर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी फोर्स में आई 1970s में, NPT ने फ्रोज कर दिया न्यूक्लियर जो वेपन की स्टेट्स हैं एंड बिगेन टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो न्यूक्लियर एडवेंचर फ्लोरिश्ड इन द एरा ऑफ एटॉमिक इंटरनेशनलिज्म, जो एरा ऑफ एटॉमिक, ये कीवर्ड है, एरा ऑफ एटॉमिक इंटरनेशनलिज्म, जो न्यूक्लियर एडवेंचर फ्लोरिश हुआ था, इट बिगेन टू विल्ट अंडर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना 1970s का। इन इफ इंडिया if India has done a nuclear test before January 1967, अगर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया होता, वो एक राइट साइड पे होती। किस चीज़ की राइट साइड पे? राइट साइड ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइड। न्यूक्लियर डिवाइड क्या है? ये जो क्रिएट करा गया था ना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने, एक न्यूक्लियर डिवाइड क्रिएट कर दिया, दूज हु हैव, दूज हु हैवंट।
तो इस न्यूक्लियर डिवाइड की राइट साइड पे उठा। बट इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन पावर से इंडिया अब रॉन्ग साइड में पुट हो गया है। जैसे कि कहा भी जाता है जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को ऑफर किया था टू कंडक्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1963 में ही, ठीक है। बट उस टाइम नेहरू ने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे विश्वास कर रहे थे, ठीक है। और 1962 में वॉर भी हुई थी चाइना के साथ, तो कैनेडी ने ऑफर किया था भाई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट आप कर लो 1963 में, बट कहा जाता है नेहरू ने डिक्लाइन कर दिया। इंडिया डिड कंडक्ट टेस्ट इन 1974, पर इससे क्या हुआ ना, इससे जो भी सारा मैटर्स था वो और वर्स हो गया। दिल्ली की इमेज कैसी बनी, दिल्ली इज टू क्लेवर बाय हाफ, मतलब डेढ़ से आना। टू क्लेवर बाय हाफ क्या होता है कि टू बी टू कॉन्फिडेंट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस इन अ वे दैट अनॉय अदर पीपल। टू क्लेवर बाय हाफ मतलब डेढ़ से आना पन्ना जो था दिल्ली का, टू क्लेवर बाय हाफ क्लेम दैट इट्स न्यूक्लियर जो टेस्ट था वॉज फॉर पीसफुल पर्पस। इसने उसके हॉस्टाइल नेबर्स पाकिस्तान चाइना को इम्प्रेस नहीं किया, बल्कि जो चाइना वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल बिल्ड करने में उसकी कोऑपरेट करने लगा, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था उसने न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए इंडिया पे, ठीक है। इंडिया की आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिसी कन्फ्यूजन जो थी उससे पुट इंडिया इन द वर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, ठीक है, उस प्लेस में पोजीशन पुट कर दिया। तो इंडिया ना ही तो न्यूक्लियर फिश बन पाया नॉर अ न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर फाउल, ठीक है। ना ही न्यूक्लियर फिश बन पाया कि भाई वो एक न्यूक्लियर जाइंट बन के ऊपर आओ, ऐसा भी नहीं हो पाया। ना ही नॉन न्यूक्लियर फाउल मतलब भोला भाला बच्चा, नॉन न्यूक्लियर फाउल, ना ही उसकी न्यूक्लियर फिश वाली इमेज बनी और नॉर नॉन न्यूक्लियर फाउल वाली इमेज बनी, ठीक है। तो इट टू इंडिया अंडर अनदर 25 साल इंडिया को लगभग लग गए टू ब्रेक आउट इस नोवेयर लैंड से, कि ना ही तो न्यूक्लियर फिश है ना ही नॉन न्यूक्लियर फाउल है। तो इस ग्रे जोन से ब्रेकआउट करने में अनदर 25 साल लग गए। इंडिया ने फाइनली 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है मई 1998 में और डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो जो टेस्ट जो थे उसने इनिशियली तो सेंक्शंस इंडिया पे अट्रैक्ट करे, बट टेस्ट ओपन द डोर फॉर अ रिकॉन्सिलिएशन विद द यूएस और ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। एक रिकॉन्सिलिएशन में मदद करी। जो यूएस के इनिशियल एंगर के बाद जो वॉशिंगटन है उसने बिगेन टू एक्सप्लोर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर न्यूक्लियर अकोमोडेशन, दिल्ली के साथ न्यूक्लियर अकोमोडेशन कर लिया जाए। तो ड्यूरिंग 2005 से 2008 क्या होता है ना, जो बुश का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने हेल्प क्राफ्ट अ फ्रेमवर्क इन विच इंडिया कुड कीप इट्स न्यूक्लियर वेपन, और अपने न्यूक्लियर वेपन भी रख सके इंडिया, एक फ्रेमवर्क डेवलप करने में मदद करके रही, और रिज्यूम कर सके अपना सिविल न्यूक्लियर जो कॉपरेशन का प्रोग्राम है ना, विच इट हैड बीन डिनाइड इन 1970s, तो वो कर सके। तो यूएस ने एक हैवी लिफ्टिंग करी टू चेंज जो डोमेस्टिक, जो यूएस की डोमेस्टिक नॉन प्रोलिफरेशन लॉ है, तो एक हैवी लिफ्टिंग करी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स टू फैसिलिटेट इंडिया का रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर जो जेल हाउस में इंडिया बंद हो चुका है ना, ठीक है, कि नीदर सीन एज अ न्यूक्लियर फिश नॉन अ नॉन न्यूक्लियर फाउल। तो ये जो न्यूक्लियर जेल हाउस में इंडिया बंद हो चुका है उससे इंडिया को रिलीज करने के लिए बुश के एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करी बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इंडिया रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर जेल हाउस। बट क्या होता है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है ना उसने एक कलेक्टिव सेल्फ हार्म करा और शॉट इटसेल्फ इन द फुट। कैसे? बाय पासिंग CLNDA एक्ट। तो CLNDA एक्ट उसने पास किया, मतलब सिविल लाइबिलिटीज न्यूक्लियर फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का उसने पास किया। इफ सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव क्रिएटेड कंडीशन ताकि एक रैपिड रिन्यूअल हो सके न्यूक्लियर पावर जनरेशन का। ये जो CLNDA एक्ट है ना इसने मेड इट इम्पॉसिबल फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कोलैबोरेशन। उसके रास्ते इसने CLNDA एक्ट में बंद कर दिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के भी और फॉरेन कोलैबोरेशन के भी। तो जो ग्लोबल नॉर्म्स थे दैट ऑल लाइबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट शुड बी चैनल्ड, जो ग्लोबल norms mandate that all liabilities in the event of an disaster should be channeled to the plant operator to ensure swift compensation to victims। जो ये तो ग्लोबल नॉर्म्स थे। CLNDA ने क्या किया? CLNDA इन कंट्रास्ट इंश्राइंड ऑपरेटर्स राइट टू लीगल रिकोर्स अगेंस्ट कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स
इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ग्लोबल नॉर्म्स क्या था कि भाई जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी प्लांट ऑपरेटर की जिम्मेदारी है टू इंश्योर स्विफ्ट कंपनसेशन। CLNDA एक्ट ने क्या कह दिया कि भाई जो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स है इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, तो भाई हमें क्यों ताइवान, मतलब क्यों जो साउथ कोरिया है या बाकी अदर नेशन है, तो वो क्यों हमें सप्लाई करेंगे अगर जिम्मेदारी CLND एक्ट के अंदर उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है हल्का पड़ गया। अब जो मोदी गवर्नमेंट है जब पावर में आई ना 2014 के अंदर, सॉट टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन ये जो प्रॉब्लम थी ना इसका, बट इट हैज़ नॉट अट्रैक्टेड फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल टू पार्टिसिपेट इन इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में। जो पूरा लास्ट डिकेड रहा है 2014 से 24 तक, इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर कि बिना ही CLND एक्ट के अमेंडमेंट करे लिटिल प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्सपेंडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर टू इंडियाज एनर्जी नीड्स। ठीक है, और स्मूथ ग्रीन ट्रांजिशन हो पाना मुश्किल है। बियॉन्ड सिविल लाइबिलिटीज एक्ट जो CLND है, बियॉन्ड CLND देयर इज़ अ डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के अंदर है। तो जो एटॉमिक एनर्जी की एक्टिविटी है ना, वो गवर्नमेंट मोनोपोली के अंदर है, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का। टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर वो 1962 में तो सेंस बना रहा था, बट नॉट एनी मोर। तो ये जो मोनोपोली है इसके कारण इट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू जनरेट न्यूक्लियर कैपिटल फॉर मैसिव जो एक्सपेंशन है ऑफ द न्यूक्लियर पावर, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की टुडे तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिलाइज इंटायरली ऑन द गवर्नमेंट की फंडिंग। ठीक है, prevent the creation of a nuclear ecosystem that can drive innovation, create economics of the scale, and develop network of the global collaboration to accelerate atomic plant generation. Over the last 7 decades, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स है ना, जैसे कि टाटा हो गई, गोदरेज हो गई, या फिर भेल हो गई, तो हैव कंट्रीब्यूटेड टू बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इक्विपमेंट्स फॉर एटॉमिक पावर प्लांट्स। टुडे ये इन पोजीशन में है कि ये बिल्ड भी कर सके जो पावर प्लांट्स है, केवल इक्विपमेंट प्रोवाइड ना करे ऑन देयर ओन। तो बाय वाइल रिलाइंग ऑन द जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज केवल सप्लाई करे। हमें लेसन सीखने होंगे जो रिफॉर्म्स स्पेस सेक्टर्स में लिए गए हैं आर इंस्ट्रक्टिव। इवन अ लिमिटेड लिबरलाइजेशन जो स्पेस सेक्टर्स में इनिशिएट करी गई है, उससे एक मासिव आउटबर्स्ट हुआ है ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी इन द स्पेस डोमेन। ठीक है, अमेंडमेंट्स जो AEA में एंड CLNDA में होंगे, वो क्रिएट करेंगे एक न्यू टेम्पलेट फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, न्यू टेम्पलेट फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे हो गई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसरो, DRDO, उन्हें फोकस करना चाहिए रिसर्च पे और सीड करना चाहिए जो प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो साइंस एंड टेक मोनोपोलीज है हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी एंड बिकेम अ ड्रैग ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया का टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ओवरऑल ये यही कहता है कि कैसे हमने लेट 1940s और 1950s में विद द एफर्ट्स ऑफ द होमी जेज भब्बा हमने इनिशियल अच्छा स्टार्ट किया था, बट उसके बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ द 1970 में जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आ जाती है तो एक न्यूक्लियर इम्पास आ जाता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर डिवाइड बन गया NPT के थ्रू और हम रॉन्ग साइड पे आ गए। उसके बाद जो हमारा 1974 में हमने अपना वो किया, न्यूक्लियर टेस्ट करा, इस न्यूक्लियर टेस्ट के कारण भी नीदर इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर फिश नॉन अ नॉन न्यूक्लियर फाउल। ठीक है, उसके बाद भी 98 में हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट करी, उसके बाद इनिशियल सैंक्शंस फ्रॉम द US, उसके बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो था 2003 से 2008 उसने इंडिया के फेवर में काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करी। ठीक है, लेकिन 2010 का CLNDA एक्ट आता है, जिस एक्ट के कारण जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी इंडिया के अंदर, वो फिर से क्या हो गई, वो इम्पास के अंदर वो फिर से डिले हो गई। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों एक्ट अमेंड कर पाने बहुत ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइज करना बहुत ज़रूरी है एटॉमिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, US डिज़ाइंड रिएक्टर्स के बारे में देखते हैं। SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे हम कहते हैं ना, एंड क्यों जो 1, 2, 3 एग्रीमेंट है वो फाइनली अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएगा।
एज इंडिया एंड यूएस ने अफर्म करा है ना कि अपना कमिटमेंट टुवर्ड बायलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप वॉश एन एग्रीमेंट जो वॉशिंगटन को एक लीडिंग सप्लायर बना सकता है ऑयल एंड गैस टू इंडिया इज इन फोकस। ठीक है। तो हाउएवर ये जो पैक्ट है ना सीन बाय बोथ साइड्स प्राइमरली एक रीज़न ताकि वो ब्रिज कर सके अपना ट्रेड का डेफिसिट। फार मोर स्ट्रैटेजिक क्या है कि जो कमिटमेंट टू फुली रियलाइज जो यूएस का यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना अलोंगसाइड प्लेस टू मूव फॉरवर्ड ताकि एक टू बिल्ड अमेरिकन डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहला कि भाई ये जो वाशिंगटन को एक लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस बनाना है इंडिया के लिए। फिर दूसरा कि जो यूएस इंडिया का 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसके पोटेंशियल को फुली रियलाइज कराना अलोंगसाइड एक प्लेस ताकि प्लान टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड एक अमेरिकन डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। अब जो लेजिस्लेटिव स्पीड बम्प्स अहेड कुछ कुछ हैं। तो जो इंडिया ने बजट 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अमेंड करेंगे जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का और CLNDA एक्ट 2010 का फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर उसको अमेंड करेंगे। ये भी डिसाइड करा है टू स्टेब्लिश बायलेटरल एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद CLNDA। ठीक है। जो एड्रेस करेगा इशू ऑफ सिविल लाइबिलिटीज़ एंड फैसिलिटेट करेगा कि कोलैबोरेशन कर सके इंडिया और यूएस इंडस्ट्री का इन प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट दोनों और न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी जो जो वाशिंगटन है वो थोड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी उतनी मेजॉरिटी नहीं है। तो जो कंसर्न है अमेरिकन साइड का वही कि एनडीए के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। द पाथ फॉरवर्ड जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ना उसमें क्या द पाथ फॉरवर्ड विल अनलॉक प्लान्स टू बिल्ड लार्ज यूएस डिजाइन रिएक्टर्स एंड इनेबल कोलैबोरेशन ताकि डेवलप डिप्लॉय एंड स्केल अप करा जा सके न्यूक्लियर पावर जनरेशन को विद एडवांस्ड SMRs। द जो जॉइंट स्टेटमेंट ये कहती है। अब 18 ये हमने दो एक्ट तो देख लिया। फिर 810 हर्डल क्या है जो यूएस की तरफ से है। अब जो 123 एग्रीमेंट हुआ ना 2007 के अंदर ये एक सॉर्ट अ मेजर कमिटमेंट फ्रॉम वाशिंगटन एज वेल। इट इज सीकिंग एन एग्जेम्पशन टू वन ऑफ मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव अमेरिका का जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन है ना जो 810 ऑथराइजेशन है दैट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट करती है। 810 ऑथराइजेशन एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट करती है यूएस कंपनी को कि वो मैन्युफैक्चर करे एनी न्यूक्लियर इक्विपमेंट और परफॉर्मिंग एनी न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क आउटसाइड ऑफ द यूएस। कोई भी यूएस कंपनी ये वाला काम नहीं कर सकती कि कोई भी डिज़ाइन वर्क करे न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क या फिर कोई भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करे आउटसाइड यूएस। ये नहीं कर सकती कोई भी कंपनी यूएस की। अब जो 123 एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करता है फॉर फुल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन कवरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एसोसिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ठीक है। इंक्लूडिंग जो इनरिचमेंट है और रिपर्पसिंग है वो भी। अब 810 का जो प्रोविज़न है ना तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 ये अलाउ करता है अमेरिकन न्यूक्लियर पावर कंपनीज को कि वो एक्सपोर्ट कर सके टू कंट्रीज सच एज इंडिया अंडर सम स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स बट रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एनी न्यूक्लियर इक्विपमेंट और परफॉर्मिंग एनी न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क आउटसाइड द यूएस। ठीक है। वही अगेन बात रिपीट हो रही है। अब एन एक्सेप्शन और 810 प्रोविजन वो इंडिया के लिए न्यू दिल्ली के लिए मस्ट हो जाती है। ठीक है। ये 810 प्रोविजन किसमें है यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954। अब तो इंडिया में भी ये जो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है इन्हें भी हमें अमेंड करना ज़रूरी है ताकि टू इनेबल देम टू एंटर द SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेक्टर ताकि प्राइवेट सेक्टर को हम इनेबल कर सके कि वो SMR सेक्टर में एज ऑपरेटर एंटर कर सके। ये जो करंटली सेक्टर है ये स्टेट ओन्ड है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड and some joint ventures between NPCIL and other state-owned companies such as NTPC and NALCO.
2010 का जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना, तो ये CLNDA क्या करता है, ये हैड सॉट अ मैकेनिज्म टू कंपेंसेट विक्टिम्स फॉर अ पॉसिबल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और ये अलोकेट करता है लाइबिलिटी एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर कंपेंसेशन के लिए। इसके जो प्रोविजन है साइटेड हैज इम्पेडिमेंट कि कोई भी फॉरेन प्लेयर इंडिया में इन्वेस्ट करे, ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर में, प्राइमरली बिकॉज कि जो ऑन ग्राउंड्स डैट जो लेजिस्लेशन जो है ना, ये CLNDA इसने चैनलाइज्ड ऑपरेटर्स लाइबिलिटी टू इक्विपमेंट सप्लायर, मतलब जो लाइबिलिटी ऑपरेटर पे लगनी चाहिए वो इक्विपमेंट सप्लायर पे लगने लगी है, ठीक है। तो फॉरेन वेंडर्स का ये हैव फ्लैग्ड दिस एज अ डिसइंसेंटिव कि इंडिया में इन्वेस्ट करा जा सके। होप फॉर पार्टनरशिप फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इंडिया डिपार्टमेंट जो था ना एटॉमिक एनर्जी का, इज लर्न टू बी इन एक्सप्लोरेटरी टॉक्स फॉर कोलैबोरेशन विद द कैमडन, ये अलग अलग कंपनीज है, कैमडन हॉलटेक इंटरनेशनल। अब 810 ऑथराइजेशन इज़ वाइटल फॉर दिस गो फॉरवर्ड। जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने वर्क इनिशिएट करा था, लेकिन ताकि वो ऑथराइज कर सके टू हॉलटेक, बट ये प्रोग्रेस नहीं पकड़ पाया। लगता तो ऐसा है कि नया जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। वाई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मैटर्स टू इंडिया, क्योंकि ये जो रिएक्टर है ये वो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, 300 से 30 से 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, 30 से 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट करे, ठीक है। अब सीन एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी टू रिमेन कॉमर्शियली कॉम्पिटिटिव ऑप्शन, ठीक है। इंडिया पुश कर रहा है लीडरशिप के लिए स्मॉल रिएक्टर की स्पेस में, ठीक है, बोथ एज अ वे ऑफ फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी एंड बंडलिंग SMRs एज अ टेक्नोलॉजी लेड फॉरेन पॉलिसी पिच। अब करेंटली 2 SMRs प्रोजेक्ट जो ऑपरेशनल है ग्लोबली, एक तो है अकेडमिक लोमोनोसोव अकेडमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट, जो रशिया के में अंदर है, अकेडमिक लोमोनोसोव जो फ्लोटिंग पावर यूनिट है रशिया के अंदर। फिर दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन SMR प्रोजेक्ट, जो STRPM इन चाइना जो है, जो ग्रिड से भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसमें एक तो हमने देखा कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, CLNDA देखा हमने, 123 एग्रीमेंट देखा, ठीक है, जिसके जो US इंडिया का 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ठीक है। और हमने देखा 810 जो हर्डल है उसके बारे में भी देख लिया, ठीक है।